हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। इस बार हम गए थे देहरादून मसूरी। एक 4 दिन का हमारा ट्रिप था। बच्चों को लेके, बच्चों का काफी मन था कि पापा चलो घुमा के लाओ कहीं 3-4 दिन के लिए। तो बुलंदशहर से हम लोग निकले देहरादून के लिए। तो एक छोटा सा हमने ब्लॉग बनाया, उसमें हम आपको दिखाएंगे कि हमने 4 दिन में क्या क्या किया। बड़ा ही अच्छा ट्रिप रहा, मजेदार ट्रिप रहा। आपको कभी समय मिले तो आप भी अपनी फैमिली को लेके वहां जरूर जाइए। अच्छी जगह है देहरादून घूमने फिरने के लिए। काफी माहौल भी वहां का अच्छा है, जैसे कश्मीर में या और पहाड़ी एरिया में कई जगह आप ये देखते हैं बड़ा चीटिंग हो जाती है, बड़ा गड़बड़ हो जाती है। अब तो केदारनाथ धाम पे भी बहुत ज्यादा सब बात सुनने में आने लगी है, लेकिन हमने देहरादून में ऐसा नहीं देखा। वहाँ आप ठीक से बात कर लीजिए होटल्स की, किसी की भी, तो अच्छे से सब काम हो जाता है। तो हम चल दिए बुलंदशहर से मेरठ होते हुए, सहारनपुर होते हुए देहरादून की तरफ। पहला दिन था हमारा। घर से हम लोग निकले, 1.5 घंटे में हम लोग पहुंच गए मेरठ। और मेरठ पूरा क्रॉस करते हुए कैंट एरिया से सहारनपुर की तरफ से होते हुए हम लोग चल दिए देहरादून की तरफ। गर्मी बहुत ज्यादा थी, और इतनी गर्मी में आप ये समझ लीजिए कि ट्रेवल करना बड़ा हिम्मत का काम है, वो भी दिन में। लेकिन चूंकि बच्चे साथ में थे, फैमिली साथ में थी, तो रात में ट्रेवल करना ज्यादा सेफ नहीं था। इसलिए हमने सोचा कि चलो दिन में ही चलते हैं, कम से कम कहीं कोई प्रॉब्लम है तो दुकानें, लोग सब मिलेंगे, तो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग दिन में ही निकले। और मेरठ में मेट्रो पुल भी शायद बन रहा है, काफी वहां पे काम चल रहा है, वो सब भी बच्चों को दिखाया। धीमे 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 हम अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे। बच्चे काफी एंजॉय कर रहे थे। एक तो 1 साल के बाद छुट्टियां पड़ती हैं, तो बच्चों को इसका इंतजार रहता है कि पापा अब की बार कहाँ जाएंगे, अब की बार कहाँ जाएंगे। पहले से ही बच्चों की प्लानिंग चलती रहती है। तो हमें भी लगता है भाई, बच्चे साल भर इंतजार करते हैं, तो चलिए 2-4 दिन के लिए घूमना हो जाता है, बच्चों का भी दिल बहल जाता है, और बच्चों के बहाने से हमारा भी घूमना हो जाता है। वैसे तो कहाँ निकल पाते हैं। तो काफी रास्ते में बातें करते हुए, साइट्स को देखते हुए, बच्चे नई नई चीजें देखते हैं तो बड़ा उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो ड्राइविंग करते करते उनके सवालों के जवाब देना, लगातार उनके क्वेरीज को सेटिस्फाइड करना। तो बच्चे परेशान भी कर लेते हैं घंटे 2 घंटे में ही। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि जब बच्चे परेशान करें तो उनको कुछ खाने पीने का दे दो, चिप्स दे दो, कोल्ड ड्रिंक दे दो, आइसक्रीम दे दो। शायद ही दुनिया का कोई बच्चा होगा जो चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम देख के चुप ना हो, और मजे से फिर अपने खाने में लगे रहते हैं, और आप अपना काम करते रहिए। लेकिन बहुत ज्यादा मत दीजिए, मैं इसको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि नुकसान की चीज है। कभी कभी दे सकते हैं। काफी अच्छा हमारा सफर चल रहा था। और ये देखिए, हम देहरादून की सीमा में आ चुके हैं। वहां पे जैसे पहाड़ शुरू हुए, तो पहाड़ों को देखने की बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी बच्चों में थी। तो पहाड़ जैसे ही शुरू हुए, बच्चों ने गाड़ी से उतर के फोटो खिंचवाए, पहाड़ों के साथ अपने फोटो लिए। काफी अच्छा लगा। फिर ये देखिए, गुफा थी देहरादून से पहले ही, एक टनल थी, और इस टनल में काफी लंबी थी, लाइट वाइट उसके अंदर थी। इस टनल में गाड़ी चलाना बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया, अलग तरह का एक्सपीरियंस था। तो बच्चों को एक टनल भी देखने को मिल गई। बच्चों ने काफी शोर शराबा भी किया उस टनल में, काफी सवाल भी पूछे कि कैसे बनाई जाती है, चारों तरफ से बंद कैसे है। तो हमने उनको बताया, बेटा पहाड़ों के बीच में काट के वो सब बनाई जाती है, और ये टनल बनाई इसलिए जाती है कि इससे बाईपास हो जाता है एक तरह से, यानी कि बहुत सारा रास्ता बच जाता है। इसलिए गवर्नमेंट इतनी मेहनत करके इसको बनवा देती है। अब ये देखिए, हम देहरादून में प्रवेश कर चुके हैं। अच्छा, एक बात तो हमने देखी कि पहाड़ों का जो आदमी है वो काफी मेहनती और काफी ईमानदार होता है। मैं तो पहले भी पहाड़ों में जाता रहा हूँ, इधर जागेश्वर, मनस्यारी और बद्रीनाथ, केदारनाथ, और कई जगह जाता रहा हूँ। ये देखिए,
आ गए हम अपने होटल में। मे विलास करके एक होटल था, होटल मे विलास हमने देहरादून में आके लिया और 6-7 घंटे की थकान थी तो बच्चे जाते ही बड़े खुश हो गए, उन्होंने अपना बेड पकड़ लिया। ये देखिए हमारे होटल से भी पहाड़ों का व्यू आ रहा था, वो आपको अभी दिखेगा। अच्छा होटल था, रूम बहुत अच्छा था, सारी फैसिलिटीज थी, एसी, फ्रिज, सब कुछ था, टीवी, चाय वाय के लिए उन्होंने ग्रीन टी के लिए और ब्लैक टी के लिए, मिल्क टी के लिए सारी चीजें वहाँ पहले से रखी हुई थी, वाटर बॉटल रखी हुई थी। तो काफी अच्छा होटल था, वहाँ जाके मन खुश हो गया। उसके बाद पहले ही दिन हमारी प्लानिंग थी कि केवल जाके सोना नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद, कुछ खाने पीने के बाद कहीं ना कहीं चलते हैं, घूम के आते हैं। तो एक हमारे भाई साहब थे वहाँ पे जानने वाले, तो उन्होंने बताया कि रेस कोर्स में मेला लगा हुआ है, तो आप उसमें जाइए रेस कोर्स में। और ये देखिए पहाड़ों का व्यू, कितना सुंदर पहाड़ों का व्यू आता है इसमें। होटल से ही आ रहा था। ये ऐसे होटल थोड़े महंगे तो मिलते हैं, लेकिन मजा बहुत आता है ऐसी जगह रहने पे। थोड़ा सा आपका टेंट खोलिए और पहाड़ देखते रहिए, बड़ी मन को शांति मिलती है। तो थोड़ी देर यहाँ रुक के नाश्ता वाश्ता करके हल्का फुल्का थोड़ा सा फ्रेश होके और हम लोग चल दिए फिर रेस कोर्स की तरफ। रेस कोर्स में मेला लगता है बड़ा अच्छा, और स्पेशली बच्चों के लिए है वो मेला, क्योंकि बच्चों के झूले वूले और बहुत सारी चीजें बच्चों के मतलब के खाने पीने के, पॉपकॉर्न कई तरह के, आइसक्रीम कई तरह की, ड्रिंक्स कई तरह के, तो ज्यादातर बच्चों के मतलब की चीजें वहां मिलती हैं। तो हमें जाना तो था ही था, तो हम आ गए रेस कोर्स में। सबसे पहले तो हमारी बिटिया रानी को झूला झूलना था। वो झूला झूलने की बड़ी शौकीन है, कहीं भी उसको झूला मिलेगा तो वो झूलेगी जरूर, लेकिन छोटे वाले पे ही झूलती है, अभी छोटी है। उसने कहा पापा झूला झूलना है, तो मैं कहा चलो झूला झूलो। झूला झूलने के बाद वहां पे एक वो लगता है कार्निवल, सी कार्निवल, उसमें एक सी कासल बना देते हैं ये लोग। ये देखिए बिटिया रानी हमारी घूम रही है, तो पूरा एंजॉय करती है, कहीं भी जाती है तो एंजॉय पूरा करती है। बेटा इतना नहीं करता, वो थोड़ा सा जानने की इच्छा रखता है, चीजों को जानना और ध्यान देना, लेकिन ये एंजॉय करती है। ये इतना झूला वूला झूलने में यकीन नहीं करते हैं, मास्टर पास। और इसके बाद ये खाने पीने की तमाम चीजें यहाँ पे थी, बच्चों ने खाना पीना भी शुरू किया। उसके बाद जो मेन चीज थी यहाँ की, ये थी सी कासल। ये सी कासल के अंदर हम लोग आ गए। इसमें हजारों तरह की मछलियां थी, ऐसी ऐसी मछलियां जो कभी देखी नहीं जिंदगी में, और ऐसे एक्वेरियम जैसे इन लोगों ने बनाए हुए थे। ऊपर मछलियों का नाम लिखा था, नीचे उसमें मछलियां थी। एक छोटा सा वीडियो भी हमने इसका बनाया, इसका अलग से भी मैंने एक ब्लॉग डाला था पूरा 14-15 मिनट का। लेकिन यहाँ बहुत अच्छी अच्छी मछलियां देखने को मिली, तो बड़ा अच्छा लगा। कोई नई चीज देखने को मिला तो अच्छा तो लगता ही है। तो यहाँ पे हम लोग, बहुत भीड़ भी थी और अंदर थोड़ा सा घुटन सी भी हो रही थी, क्योंकि वो पूरा बंद था। तो ये सब करके हम वहां से वापस लौटे अपने होटल की तरफ, और फिर अगला हमारा प्रोग्राम था डे 2 का मसूरी ट्रिप। मसूरी में हमें थोड़ा सा घूमना था और बाकी हमें जाना था केम्प्टी फॉल। बच्चों का केम्प्टी फॉल जाने का बहुत मन था, तो हम लोग अगले दिन निकल लिए केम्प्टी फॉल के लिए। थोड़ा सा भीड़ बहुत ज़्यादा होती है गर्मियों के दिनों में, क्योंकि मई के महीने में हम गए थे, 23 को हम यहाँ से शायद निकले थे। तो मई जून तो बहुत ज़्यादा बिजी रहता है पहाड़ों पर, स्पेशली ऐसे साइट्स जो थोड़े से पॉपुलर है, वहाँ तो बुरा हाल रहता है। तो वहाँ से लगभग 25 किलोमीटर देहरादून से मसूरी, और मसूरी से भी 20 किलोमीटर केम्प्टी फॉल है। तो वहाँ से पूरा दिन लग जाता है केम्प्टी फॉल, अगर आप देहरादून से जाएंगे। तो ये आगे देखिए हम केम्प्टी फॉल, बच्चों ने यहाँ के फोटो खिंचाए, नहाए। अभी केम्प्टी फॉल के नीचे थोड़ा सा पूल जैसा बना दिया है, पहले भी था लेकिन पहले इतना पानी नहीं रुकता था, थोड़ा सा इन्होंने बाउंड्री ऊंची करके पानी रोक दिया। एक चेंजिंग रूम वहां से ले लेते हैं, लॉकर मिल जाता है, अपना सामान रख लो,
और ये सामने की एम्प्टी फॉल है, आप देख रहे हैं, इसमें पानी गिरता रहता है और नीचे साफ पानी होता है एकदम शुद्ध, और लोग नहाते रहते हैं। ट्यूब ले लो, बच्चों के लिए ट्यूब दे देते हैं, जिससे बच्चों को कोई रिस्क ना रहे, डूबने का खतरा ना हो। बच्चे बड़ा उस पर एंजॉय करते हैं और हम लोग तो ऐसे ही नहा लेते हैं। देखिए, बड़ा आनंद आता है नहाने में। मैं पहले भी एक बार गया था, 15 साल पहले लगभग, तब हम डिवाई में पढ़ाया करते थे, डिवाई में प्रिंसिपल हुआ करते थे। तब एक स्कूल टूर में गए थे हम लोग, बच्चों का टूर लेके। उसके बाद फैमिली टूर में इस बार जाना हुआ। 2018 में आप लोगों को ध्यान होगा दोस्तों कि एक बड़ी इस झरने में फ्लो आ गया था, ओवरफ्लो हो गया था, और मीडिया ने भी न्यूज चलाया था कि झरना पागल हो गया। तो पहाड़ों पे थोड़ा सा ये तो रहता है कि झरने वरने में और कभी भी कई बार कैजुअलिटी होने लगती है, थोड़ा सा ध्यान रखने की बात होती है। अब देखिए, वहां से हम अगले दिन आ गए, खाना खाया हमने, और खाना खा के रात को सोए, और अगले दिन हम आ गए देहरादून। देहरादून में तो हमारा स्टे था, हम कहीं भी जाते थे घूम के देहरादून आते थे। तो अगले दिन का हमारा प्रोग्राम था सहस्त्रधारा का। ये देखिए सहस्त्रधारा है। इसको दोस्तों सहस्त्रधारा इसलिए कहते हैं, सहस्त्र माने होता है 1000। ये देखिए, आप देख रहे होंगे छोटी छोटी धाराएं, इसमें बहुत सारी धाराएं ऊपर से आ रही हैं, हजारों धाराएं पानी की होती हैं, नीचे गिरती हैं, इसीलिए इसको सहस्त्रधारा कहते हैं। और ये कहते हैं कि ये शिवलिंग का निर्माण करती हैं नीचे आके। नीचे आप देखेंगे ना, इनमें पत्थरों में, यहाँ पे बच्चे बैठ के नहा रहे हैं, जहाँ पे सहस्त्रधारा का पानी गिरता है वहाँ शिवलिंग का निर्माण होता रहता है अपने आप से। शिवलिंग जैसे आकार के वो सब पत्थर हो जाते हैं। और ये मान्यता है, ये ऐसा कहा जाता है कि पहले भगवान शंकर ने भी यहाँ पे तपस्या की थी, और उनके तपस्या करने के कारण ही यहाँ पे बहुत सारी धाराएं निकली उनकी जटाओं से और पहाड़ों से। तो ये सहस्त्रधारा इसका नाम पड़ गया। और इसमें औषधीय गुण होते हैं। देखिए, ये देखिए बहुत सारे धाराएं गिर रही हैं बूंद बूंद के रूप में, और सल्फर का इसमें पानी होता है, गंधक का। तो ये कहते हैं कि चर्म रोग जिसका कहीं ठीक ना हो, यहाँ जाके ठीक हो जाता है। इसलिए चर्म रोगी जो लोग हैं वो यहाँ पे जाके रहते भी हैं, कई दिन रहते हैं, नहाते हैं, और वो लोग ठीक भी हो जाते हैं। गर्मियों में ज़्यादा चलता है, सर्दियों में तो कभी लोग वहाँ जाते हैं, कोई अपनी ज़रूरत पे जाएगा। वैसे घूमने के लिए तो ये देखिए सहस्त्रधारा का एक व्यू मैंने आपको दिखाया। घूमने के लिए तो मई, जून, जुलाई में भी जा सकते हैं। बारिश में लेकिन थोड़ा सा रिस्क रहता है, पहाड़ में बारिश में जाना नहीं चाहिए, इन्हीं दिनों में जाना चाहिए, अप्रैल मई जून, ये अच्छा है। ये देखिए, और सहस्त्रधारा में वो छोटे छोटे ब्लॉक्स बना दिए हैं बच्चों के खेलने के लिए, नहाने के लिए। वो बच्चे हमारे साथ नहा रहे थे, खेल रहे थे। हमारी बाबू ने एक वो ले लिया ट्यूब गाड़ी वाला, और तो उतरने को तैयार नहीं थी, और बेटा हमारे साथ नहा रहा था। ये सबने वहाँ पे अपना फिर खाना पीना खाया, फोटो खिंचाया। फोटो खिंचा के वहाँ से फ्री होके हम चाय वहाँ पे बहुत अच्छी पिलाई। एक बरेली का था वहाँ पे एक बंदा, उसने बड़ी अच्छी चाय पिलाई। और उसके बाद हम वहाँ से चले और आगे गुच्चू पानी। गुच्चू पानी इसको हम कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में इसको कहते हैं रॉबर्स केव। ये कहा जाता है कि अंग्रेजों के ज़माने में जब वहाँ पे वो हुआ करते थे बदमाश, रॉबर्स, डाकू, तो वो लूटपाट करके इसी एरिया में आ जाते थे। अब तो ये डेवलप्ड हो गया, प्लांट भी हो गया, पहले तो ऐसे ही था ऊबड़ खाबड़। तो इस केव में पानी आता था, टेढ़ा मेढ़ा कहीं से कोई घुस जाओ, कोई पकड़ नहीं पाता था। एक तरफ से घुसा, दूसरी तरफ कहाँ से निकल गए। तो उसके वजह से इसका नाम रॉबर्स केव है, हिंदी में गुच्चू पानी। छोटा छोटा घुटने तक पानी रहता है, कभी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, कभी थोड़ा कम, ठंडा पानी। और इसमें अंदर जाते हैं लोग, चप्पल मिल जाती है 20-20, 30-30 रुपए में। वहाँ की चप्पल पहनो, प्लास्टिक की, रबड़ की, और उसमें घूमो। और भैया चप्पल अगर आपसे खो जाए तो वो 150-200 रुपये, 250 रुपये जो उसकी कीमत है वो ले लेते हैं, नहीं तो उनकी वापस कर दो किराया देके। टिकट भी इसका सस्ता ही है, 30-35 रुपये का शायद टिकट था, 35 रुपये पर हेड। तो टिकट लेके अपना अंदर चले जाओ। अब टिकट थोड़ा ठीक भी है भाई, साफ सफाई के लिए, मेंटेनेंस के लिए पैसा तो लगता ही है। लोग जाते हैं वहाँ पे गंदगी करके आ जाते हैं। एक मैं ये जरूर कहना चाहूँगा दोस्तों कि कभी भी जाओ पहाड़ों पे, पहाड़ बड़े खूबसूरत हैं और उसकी खूबसूरती देखने के लिए हम सब लोग वहाँ जाते हैं। ये देखिए इतना इतना जरा जरा सा पानी होता है। तो कभी भी पहाड़ पर जाओ तो यार उसको गंदा मत करो। कोई भी चीज़ खाई पी है तो जिस पॉलीथीन से निकाल के आपने खाया, उसी पॉलीथीन में या बैग में उसको डाल दीजिए। सारा कचरा एक बैग में भर लो
और लौटते में कहीं भी जहाँ कचरे का ढेर हो या जहाँ कचरा डालने की जगह हो, कहीं भी आप उसको डाल सकते हैं, लेकिन जगह जगह ऐसी खूबसूरत जगहों पे कूड़ा हमें कभी नहीं फेंकना चाहिए। ये संदेश आपको भी ध्यान रखना चाहिए और अपने सब लोगों को बताना भी चाहिए, और ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। अपने घर पे भी इवन आप रहें, अपने मोहल्ले में, गाँव में, शहर में जहाँ भी रहते हैं, वहाँ भी साफ सफाई बनाए रखें, लोगों को भी प्रेरित करें साफ सफाई बनाए रखने के लिए। ये बड़ी अच्छी जगह थी, बहुत यहाँ पे मज़े आए। खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे थी, आप कुछ भी खा लीजिए, आइसक्रीम खा लीजिए, कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए, छोले भटूरे खा लीजिए, पाव भाजी खा लीजिए, बर्गर चाउमीन जो भी बच्चे खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं खाने की थी, तो खाने पीने की कोई समस्या नहीं थी। और यहाँ का रेट भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं था, मतलब नॉर्मल से रेट थे जो होते हैं, थोड़ा बहुत 10-5 रुपये ऊपर नीचे तो हो जाता है, वो कोई बात नहीं है। लेकिन ये नहीं था कि 10-20 रुपये की चाय आपको 100 रुपये की मिल रही है, वो नहीं था। चाय 20 रुपये की थी और एक आध जगह तो 10 रुपये की भी थी, तो अच्छा था यहाँ का। ये भी ऐसी जगह है कि कम से कम एक दिन यहाँ लगता है। शॉवर्स के अगर आप जाते हैं तो पूरा घूमिए, 2 घंटे तो 3 घंटे आपको घूमने में लग जाएंगे, पूरा अंदर जाएंगे, फिर बाहर आएंगे, फिर कुछ खाएंगे पिएंगे, थक भी जाते हैं पहाड़ों में चढ़ते उतरते, तो थोड़ा रेस्ट भी करना पड़ता है। तो लेकिन नहाने से दिल नहीं भरता, क्योंकि गर्मी होती है और पानी होता है वहाँ का ठंडा, तो नहाने में बहुत मज़ा आता है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सर्दी गर्मी ना हो जाए, नहीं तो तबीयत भी कई बार खराब हो जाती है। और उसके बाद दोस्तों अगले दिन हमारा चौथा दिन था, तो अगले दिन हम आ गए थे कनखल। ये देखिए गंगा मैया हैं, गंगा मैया की जय। वहाँ हमारे लड्डू गोपाल को हम साथ ले गए थे, उनको भी हम भ्रमण करा रहे थे। तो लड्डू गोपाल को हमने गंगा स्नान कराया, और हमें तो ऐसा एहसास हुआ कि हमारा कोई प्लान नहीं था कनखल जाने का, लेकिन जब हम लौट रहे थे देहरादून से और जैसे ही हरिद्वार आया, तो पता नहीं अचानक से मन में आया, लड्डू गोपाल जी को देखा रहा ना, अचानक से मन में आया कि यार कनखल पहले भी गए, हम वहाँ जाते रहे, तो कनखल होके चलते हैं, जरा सी देर लगेगी। तो हम कनखल पहुँच गए। मंदिर के अंदर से ही एक घाट है, उसी घाट पे स्नान किया, लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया। तो ऐसा लगा कि हमारे लड्डू गोपाल ही हमको कनखल ले गए थे। बच्चों ने सबने स्नान किया, भगवान जी ने किया, हमने किया, और सब लोग स्नान करके अच्छे से कपड़े वपड़े बदल के और हम लोग आ गए फिर कनखल मंदिर में। ये देखिए मंदिर है, दक्ष प्रजापति का ये मंदिर है, भगवान शंकर के ससुर साहब। आपने सुना होगा जहाँ माता सती हुई थी, वो कहानी आपने भागवत में भी सुनी होगी, रामचरितमानस में भी इसका जिक्र है। तो भगवान शंकर फिर क्रोधित हो गए, तो बिना बुलाए चली गई थी, मना किया था भगवान ने। दक्ष प्रजापति ने, उनके पिताजी ने उनका अपमान किया, भोले बाबा का अपमान किया। इस बात से सती क्रुद्ध हो गई और आवेशित होकर उसी हवन कुंड में उन्होंने अपने को भस्म कर दिया था। फिर भगवान ने वहां जाके विद्रोह करवा दिया। भगवान को जब ये पता चला कि माता सती के साथ ऐसा हो गया है, भगवान बहुत आवेशित हो गए। उन्होंने अपनी एक जटा से एक बाल उखाड़ा, जटा उखाड़ी, और उससे संकल्प करके वीरभद्र नामक एक अपना सेनापति उत्पन्न किया और उसको आदेश दिया कि जाके यज्ञ विध्वंस कर दो। वीरभद्र ने फिर वहां जाके बड़ा उत्पात मचाया, सबको मारा पीटा, सब भाग गए। और दक्ष प्रजापति का भी गला काट दिया था, इसीलिए फिर बाद में उनको बकरे का चीज लगाया गया। तो ये सब कथाएं आपने सुनी होंगी। तो कनखल भी बड़ी अच्छी जगह है, बड़ी शांति मिलती है वहां जाके। गंगा किनारे एक छोटी सी जगह है, अलग, ऐसा लगता है दुनिया से अलग थलग है एकदम, और रोड के पास भी है। जब भी आप दिल्ली हरिद्वार वाले हाईवे से आएंगे, हरिद्वार से पहले ही पड़ जाती है थोड़ा सा। तो कनखल में हम लोगों ने खूब एंजॉय किया, फिर खाना खाया एक होटल में अच्छे से, और उसके बाद हम सीधा चल दिए और दोबारा से फिर मेरठ, और मेरठ से बुलंदशहर हम अपने घर आ गए। काफी अच्छा लगा हमारा ये टूर। आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए, और मौका लगे तो आप भी जरूर जाइए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो पसंद आया करें तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए कीजिए, आपका उसमें कुछ नहीं जाता है। और अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं और कथा, व्रत, उपवास और विशेष पूजा उपाय ये सब जानना चाहते हैं, तो आप हमको
ज्वाइन भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन से, जैसे आपका मन करे। बाकी तो लाइक सब्सक्राइब करने में तो कुछ जाता ही नहीं है, शेयर करने में कुछ जाता ही नहीं है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लूंगा, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।